हेलो गाइस, आज जो है हमारी नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये जो है हमारी तीसरी वीडियो है, पार्ट थर्ड है ये। इससे पहले हमारे दो वीडियो जो है एनसीईआरटी सीरीज़ में अपलोड हो चुके हैं, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी सीरीज़ नाम की एक ये प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सीएनजी तथा एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस है और एलपीजी का पूरा नाम द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस है, या फिर इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो इसे घनत्व कहा जाता है, क्योंकि घनत्व का जो सूत्र होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन होता है, यानी कि द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को। अगला क्वेश्चन है, जिस तापक्रम पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उस ठोस का क्या कहलाता है? तो उसका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ़ का गलनांक 273.16 डिग्री केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है, ठोस के द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे संगलन कहते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था के सीधे गैस और वापस ठोस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गाइस, ये प्रक्रिया जो कहलाती है इसे उदर्वपातन कहते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया जिससे कि एक ठोस जो है डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है विदाउट लिक्विड फॉर्म में आए हुए। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, गैस को द्रव अवस्था में कैसे लाया जा सकता है? तो गैस को द्रव अवस्था में दाब को बढ़ाकर और तापमान को घटाकर लाया जा सकता है। सन 2001 में अमेरिका के किन दो वैज्ञानिकों को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था को प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये थे एरिक ए कार्नेल और उल्फगैंग कैटरले, और इसी के साथ साथ थे कार्ल ई वेमेन। तो गाइस, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है 162 नंबर का है और ये रिलेटेड है राशि और मात्रक से। तो राशि जैसे कि तापमान का मात्रक होता है केल्विन, लंबाई का मीटर, संगति का किलोग्राम, भार का न्यूटन, उसके बाद आयतन का घन मीटर, घनत्व का किलोग्राम या घन मीटर होता है, दाब का पास्कल होता है। और चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सोडियम क्लोराइड को जल से कैसे पृथक किया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड को है जल से वाष्पीकरण या आसवन विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिंक तथा कॉपर के मिश्रण से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो जिंक तथा कॉपर के मिश्रण से बना पदार्थ पीतल कहलाता है। Zn+Cu पीतल का निर्माण होता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी गैस को वायु का विलायक कहा जाता है? तो नाइट्रोजन गैस को वायु का विलायक कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि इसमें आज 9th की हम लोग जो सीरीज़ लेके आए हैं इसमें अबाउट 150 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी 9th के एनसीईआरटी साइंस का निचोड़ है ये। इसे अगर आप पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आपको आपके एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं एग्ज़ाम में। इस एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विलयन किस प्रकार का मिश्रण है? तो विलयन जो होता है समांगी मिश्रण होता है। विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है क्या कहलाता है? तो इसे निलंबन कहा जाता है। निलंबन किस प्रकार का मिश्रण है? तो ये विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण को सामान्यतः किस क्रिया द्वारा अलग किया जाता है? तो यह इसे भौतिक क्रिया के द्वारा अलग किया जाता है। अगला है, किसी भी मिश्रण के घटकों को पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम हो के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक करते हैं? तो इसे प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक करते हैं, जिसका क्वथनांक का अंतर 25 डिग्री केल्विन से कम हो। अगला क्वेश्चन है, वायु किस प्रकार का मिश्रण है तथा इसके घटकों को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसे प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था तथा कब किया था? तो इस वैज्ञानिक जिसने पहले तत्व का प्रयोग किया था शब्द का, उसका नाम था रॉबर्ट बॉयल, तथा उन्होंने 1661 ईस्वी में इसका प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले तत्व के परिभाषा का प्रतिपादन किसने किया था? तो एंटोनी लॉरेंट्स लाविजे ने सबसे पहले तत्व के परिभाषा का प्रतिपादन किया था। गाइस, ये सभी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में दिए गए हैं, इसलिए आप
आप जो है एनसीईआरटी पढ़ें या फिर हमारे वीडियो से कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो आपके लिए वीडियो सबसे बेस्ट ये है, तो आप हमारे वीडियो से भी कवर कर सकते हैं। पूरे एनसीईआरटी के हर एक इम्पोर्टेंट को इसमें कवर कराया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कितने तत्व कमरे के ताप पर गैस हैं? तो कितने तत्व ऐसे हैं जो कमरे के ताप पर गैस अवस्था में पाए जाते हैं? तो 11 तत्व ऐसे हैं। कितने तत्व कमरे के ताप पर द्रव हैं? तो ऐसे 2 तत्व हैं, पारा तथा ब्रोमीन, जो कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या में कितने तत्व प्राकृतिक हैं? तो अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या में 100 से अधिक तत्वों में 92 तत्व जो हैं प्राकृतिक हैं। और अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक संयोजन द्वारा बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जब नियत अनुपात में मिलाया जाता है किसी भी चीज़ को तो उसे यौगिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय दार्शनिक ने यह प्रतिपादित किया था कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा? तो इसे महर्षि कनाद ने इसके बारे में बताया था। इसके आगे अगला क्वेश्चन जो है हमारा, महर्षि कनाड के प्रतिपादित नियम के अनुसार पदार्थ के विभाजन के बाद अंत में प्राप्त कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है उस कण को क्या कहते हैं? तो उस कण को परमाणु कहते हैं। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही बताता है कि द्रव्यमान का ना ही निर्माण किया जा सकता है या फिर सृजन किया जा सकता है या फिर ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। यह एक अवस्था से एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होते रहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्रव्यमान संरक्षण तथा स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो इसका नियम जो दिया था लवाइजिए तथा जोसेफ एल प्राउस्ट ने इसका नियम दिया था। इसका जो नियम दिया था ये एंटोनी एल लेवोजियर था। लेवोजियर यहाँ पे रॉ होना चाहिए गाइस, यहाँ पे लेवोजियर तथा जोसेफ एल प्राउस्ट ने इसका नियम दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, जॉन डाल्टन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जॉन डाल्टन का जन्म जो है 1766 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को कब प्रतिपादित किया था या फिर प्रस्तुत किया था? तो ये 1808 ईस्वी में किया था। परमाणु त्रिज्या को कैसे मापा जाता है? तो परमाणु त्रिज्या को जो है नैनोमीटर्स के द्वारा मापा जाता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, जल अणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो 10⁻⁻9 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन अणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो हीमोग्लोबिन अणु की त्रिज्या जो होती है 10⁻8 मीटर होती है। रेत कण की त्रिज्या कितनी होती है? रेत कण की त्रिज्या 10⁻⁻4 मीटर होती है। IUPAC का पूरा नाम क्या है? तो IUPAC का जो पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। अगला क्वेश्चन हमारा है, धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं, इन आवेशित कणों को क्या कहते हैं? तो इन आवेशित कणों को आयन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोल शब्द को प्रस्तावित किसने किया था, तब कब किया था? तो इसे 1896 ईस्वी में विल्हेल्म ऑस्टवाल्ड ने किया था मोल शब्द का प्रतिपादन। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, केनाल रे नामक विकिरण की खोज किसने तथा कब की थी? तो केनाल रे का नामक विकिरण जो है इसका खोज ई गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किसने पेश किया? तो इसकी परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जो है जे थॉमसन ने दिया था। अगला है, जे थॉमसन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जे थॉमसन का जो जन्म था उस 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के टीचम हिल क्षेत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण जे थॉमसन को कब नोबेल पुरस्कार मिला? तो इन्हें 1906 में भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, ई रदरफोर्ड का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ई रदरफोर्ड का जन्म 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे माना जाता है? तो नाभिकीय भौतिकी का जनक ई रदरफोर्ड को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय भौतिकी का जनक हो गया रदरफोर्ड को कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 1908 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, नील्स बोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो नील्स बोर का जन्म
7 अक्टूबर 1885 ईस्वी में कोपेनहेगन में हुआ था। तो गाइस चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु की संरचना पर उनके योगदान के लिए कब उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1922 में उनको नील्स बोर को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की खोज किसने तथा कब की थी? न्यूटन की खोज जो थी 1932 में जेम्स चैडविक ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। तो अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कणों की प्रकीर्णन प्रयोग से किसकी खोज की गई? तो परमाणु के केंद्रक की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के कितने गुना होता है? तो 1/2000 गुना होता है। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। हालांकि प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक स्थिर कण नहीं होता है, वह अपनी कक्षा को बदलते रहता है या फिर घटते बढ़ते रहता है, उसमें ऊर्जा की मात्रा बढ़ने या घटने से, तो इसलिए उसे स्थायित्व ये नहीं कहा जाता है। तो इसलिए प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या के बराबर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका किससे मिलकर बनी होती है? तो कोशिका अंग से मिलकर बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो रॉबर्ट हुक ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था? तो ल्यूवेन हक ने 1674 ईस्वी में लगाया था। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के केंद्रक का पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में लगाया था केंद्रक का पता। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य का नाम किसने तथा कब दिया था? तो तरल पदार्थ में जीवद्रव्य का नाम जो है जे.ई. पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में दिया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत के बारे में किसने तथा कब बताया था? तो सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत के बारे में एम स्लीडन 31 ने 1838 और 1839 में ये बताया था। अगला क्वेश्चन है, एम स्लीडन तथा ने कोशिका सिद्धांत के बारे में क्या बताया? तो इन्होंने बताया था कि इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हों और वे जीवन की मूलभूत इकाई होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विर्चो ने 1855 में कोशिका सिद्धांत के बारे में क्या बताया? उन्होंने बताया था कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं की से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कब हुई थी? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज जो थी वो 1914 में हुई थी, 1940 में। किस लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका? तो आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो है संभव हो सका था। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है? तो यह है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन है, वर्णात्मक परागम्य झिल्ली किसे कहते हैं? तो इसे कोशिका झिल्ली को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विसरण की कौन सी एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है? तो यह परासरण है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लाज्मा झिल्ली कैसे तथा किससे बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है तथा कार्बनिक अणु जैसे लिपिड तथा प्रोटीन से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है? तो एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो ये केंद्रक में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? तो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव सब आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें है, ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका उपकरण का सबसे पहले विवरण किसने दिया था? तो इसका सबसे पहले विवरण दिया था कैमिलो गोल्जी ने। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? तो इसे लाइसोसोम कहते हैं। जब भी कोई कोशिका जो है मृत हो जाती है तो उसका पाचन जो है लाइसोसोम के द्वारा ही किया जाता है। इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं? तो इसे लाइसोसोम को ही कहते हैं। चलिए चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और बाकी अगर आप इग्नू की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इग्नू से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। प्लस अगर आप इग्नू से रिलेटेड किसी भी स्पेशल कंटेंट को चाहते हैं या फिर किसी भी असाइनमेंट को चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में कमेंट कर सकते हैं,
मैं उस कंटेंट को आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। कैमिलो गोल्जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म 7 जुलाई 1843 को ब्रेसिका के समीप कोर्टोनो में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कैमिलो गोल्जी को किसके साथ संयुक्त रूप से तथा कब नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1906 में सेंटियागो रेमोनी कजाल के साथ इनको नोबेल पुरस्कार मिला था संयुक्त रूप से। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का बिजली घर क्या है? तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से एक अद्भुत अंगक का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है तथा अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से पादप कोशिका अंगक में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है? तो ये प्लेस्टिड होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तने की परिधि या मूल में वृद्धि किसके कारण होती है? तो यह पासर और विभाज्योतक, जिसे कैम्बियम कहते हैं, उसके कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की कुछ परतें उत्तक के आधारी पैकिंग का निर्माण करती है, इसे क्या कहते हैं? इसे पेरेन्काइमा उत्तक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा उत्तक पौधों की कठोरता तथा मजबूत प्रदान करता है? तो ये स्क्लेरेनकाइमा है, ये कठोरता तथा मजबूती प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत क्या है? तो ये है एपिडर्मिस, ये कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य सुरक्षा प्रदान करने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? तो इसे एपिथेलियम उत्तक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो ये संयोजी उत्तक है। अगला क्वेश्चन है, रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? इसे प्लाज्मा कहते हैं। अस्थि किस प्रकार के उत्तक का उदाहरण है? तो संयोजी उत्तक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, उपास्थि एक कैसा उत्तक है? तो ये भी संयोजी उत्तक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उत्तक लंबी कोशिकाओं का बना होता है? तो ये पेशी उत्तक होता है। पेशी उत्तक हमारे शरीर के किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये हमारी गति के लिए उत्तरदायी है। तंत्रिका उत्तक किससे बना होता है? तो ये न्यूरॉन से बना होता है। किसने जीवों का वर्गीकरण उसके स्थल, जल, वायु में रहने के आधार पर किया था? तो यूनानी विचारक अरस्तू ने। अगला क्वेश्चन है, हमने जितने भी जीवों को देखते हैं सभी निरंतर होने वाले परिवर्तनों की उस प्रक्रिया के स्वाभाविक परिणाम हैं जो उन्हें बेहतर जीवन यापन करने के लिए आवश्यक थे। जीव विकास की इस अवधारणा को सबसे पहले किसने तथा कब किस माध्यम से दिया था? चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के माध्यम से दिया था। तो इसमें देखिए गाइस, दो क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो सबसे पहले चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम है, ये जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसके लेखक जो हैं चार्ल्स डार्विन हैं। तो इस सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन है, विक्टर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण के 5 जगत क्या हैं? तो उनके द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण के 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र जहाँ पौधे और जंतुओं की काफ़ी विविधता पाई जाती है, क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसे मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोनेरा जगत में आने वाले कुछ जंतुओं के नाम लिखे। तो मोनेरा जगत में जीवाणु, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा जगत में आने वाले कुछ जीवों का नाम। तो यह है एक कोश के जीव, डायटम, प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन है, फंजाई जगत में। तो फंजाई जगत में ईस्ट मशरूम जैसे कुछ ये आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लांटी जगत को कितने भागों में बांटा गया? तो पौधे जगत को मुख्यतः 5 भाग में बांटा गया है, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एनिमिलिया जगत को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये जो है इन्हें पेरिफेरा, सिलिंड्रेटा, प्लेटी हेमिन्थीज, नीमेंटोडा, एनिलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और बर्टीबेटा, यानी कि 10 भाग में इसे बांटा गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, गति का सबसे साधारण प्रकार क्या है? तो यह है सरल रेखीय गति। अगला क्वेश्चन है, चाल का एसआई मात्रक क्या है या वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड चाल और वेग का दोनों का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, औसत चाल बराबर तय की गई दूरी बट्टे कुल समय होता है। औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग जो और अंतिम वेग बट्टे 2 होता है। अगला क्वेश्चन है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बट्टे लिया गया समय होता है। त्वरण बट्टे समय, वेग में परिवर्तन बट्टे समय। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड पर -2 होता है, मीटर सेकंड पर -2 होता है। गैलीली का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 1564 में इटली के पिसा शहर में हुआ था। गैलीलियो द्वारा लिखी पुस्तक का नाम था द लिटिल बैलेंस। उनका जो एक्चुअल में जो पुस्तक का नाम था वो था ला बैलेंसिटा, जिसे द लिटिल बैलेंस के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैलीलियो का प्रथम लोलक घड़ी की संरचना कब की थी? तो गैलीलियो ने सन 1640 के आसपास जो है ये लोलक घड़ी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, गैलीलियो के द्वारा खगोलीय आविष्कारों की एक पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था स्टारी मैसेंजर्स। अगला क्वेश्चन था,
गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इसे जड़त्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, गति के पहले नियम को किसका नियम भी कहा जाता है? तो इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। किसी वस्तु की जड़त्व की माप क्या है? तो उस वस्तु का द्रव्यमान है। संवेग नामक राशि को किसने प्रस्तुत किया था? तो ये न्यूटन ने किया था। संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। बल का मात्रक क्या है? कि किलोग्राम मीटर सेकंड पर -2 होता है। घर्षण बल सदैव वस्तु के डैश का प्रतिरोध करता है। तो गति का कोई सरल रेखा जो वृत्त के केवल एक ही बिंदु पर मिलती है वो क्या कहलाती है? वो स्पर्श रेखा कहलाती है। किसी दिए हुए बल के प्रति त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के क्या होता है? तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, आइजैक न्यूटन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1642 ईस्वी में इंग्लैंड में ग्रैंथम के निकट वुल्सथॉर्पे में हुआ था इनका जन्म। कलन या कैलकुलस का खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भार तथा बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो ये न्यूटन है। उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के किस पर निर्भर करता है? तो घनत्व पर करता है। पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल कहलाता है। किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो इसे घनत्व कहते हैं। घनत्व का मात्रक क्या है? किलोग्राम पर घन मीटर होता है। आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला क्या है? किसी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। अगला क्वेश्चन है, जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो क्या गया कार्य कैसे होता है? तो विपरीत दिशा में लगने से ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्य तथा ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा तथा कार्य के मात्रक का नाम जूल किसके सम्मान में दिया गया? तो इनका नाम जो है प्रेस्कॉट जूल के नाम पर दिया गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य का फॉर्मूला जो होता है बल गुना विस्थापन होता है। अगला क्वेश्चन होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति का मात्रक वाट होता है। 1 वाट में 1 जूल पर सेकंड होता है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। विद्युत ऊर्जा को किसके रूप में व्यक्त करते हैं? तो यूनिट के रूप में। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट होता है। अगला क्वेश्चन है, पेप्टिक व्रण नामक दीर्घकालीन रोग के प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक की खोज किसने था? इन्होंने नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो रॉबिन वारेन तथा बेरी मार्शल ने इसका खोज किया था उन्हें नोबेल पुरस्कार जो है 2005 को शारीरिक विज्ञान तथा औषधि के क्षेत्र में मिला था। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के संचरण के लिए सबसे सरल माध्यम क्या है? तो वायु है। अगला क्वेश्चन है, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? तो 22 जनवरी 1857 को हैम्बर्ग जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने की थी? तो हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने किया था। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। अगला चलिए चलते हैं। 300 क्वेश्चन लगभग हम लोगों ने कवर करने 299 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है। ये 300वां नंबर का क्वेश्चन है। तो गाइज़, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर लें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, आवर्तकाल का एसआई मात्रक क्या है? तो एसआई मात्रक जो होता है वो सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये मीटर पर सेकेंड होता है। स्टील ध्वनि की चाल को जो मापते हैं हम लोग मीटर पर सेकंड से मापते हैं। तो ध्वनि की चाल स्टील में कितनी होती है? 5960 मीटर पर सेकंड होती है। लोहा में कितनी होती है? 5950 होती है। निकेल में 6040, पीतल में 4700, कांच में 3980, जल में होती है 1531। ये समुद्री जल है। आसुत जल में होता है 1498। एथेनॉल में होता है 1207। मिथेनॉल में होता है 1103। हाइड्रोजन में होता है 1284। हीलियम में होता है 965 मीटर पर सेकेंड। वायु में होता है 346 मीटर पर सेकेंड। ऑक्सीजन में 316 मीटर पर सेकेंड। SO2 में 213 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व या दाब आवर्ती रूप से अपने मान की पुनरावृत्ति करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा द्वारा हम लोग दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्र तथा मंगल ग्रह के वायुमंडल में कितना % कार्बन डाइऑक्साइड है? तो शुक्र तथा मंगल ग्रह के वायुमंडल में 95 to 97% कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह जहाँ वायुमंडल नहीं है वहाँ का तापमान कितना रहता है? तो वहाँ का तापमान -190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवाश्म ईंधनों का दहन वायु में निलंबित कणों की मात्रा को बढ़ा देता है। इन निलंबित कणों को क्या कहा जाता है? तो इसे हाइड्रोजन कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने क्लास 9th के जो है जितने भी NCERT के क्वेश्चन थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, लगभग हम लोगों ने 150 क्वेश्चन के करीब आज हम लोग पढ़े हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट थे एग्ज़ाम के लिए।
और अगली क्लास में जो है हम लोग 10th क्लास की जैसे कि 9th कंप्लीट हो गया, 10th क्लास का स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी और पूरे कंटेंट को पढ़ें। अगर पीडीएफ की आपको आवश्यकता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू।